यहाँ कोसी नदी सदियों तक बहती है, जिसके कारण जमीन का समतलीकरण नहीं है और कहीं जल जमाव का ज्यादा समस्या है, कहीं ऊंची जमीन में सिंचाई की समस्या नहीं है, जमीन तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है, खेत तक कभी बिजली तक नहीं गई, क्योंकि गांव के ट्रांसफार्मर से किसान लूज लाइन लेकर के बांस का बोरी गला करके अपना खेत का सिंचाई करते हैं, जिसमें कई किसानों का जान चले गया। हाल में राघोपुर में संतोष कुमार यादव सिंचाई कर रहे थे, गांव से बिजली ले जाकर के लाइन में सटने के कारण उनकी मौत हो गई। 3 बच्चे और बीवी को छोड़कर चले गए, उनका जीवन परिवार का अंधकार में हो गया। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, किसान तो खेत में खाद डालते हैं, सिर्फ आधार कार्ड पर खाद देने का नियम है। यहाँ नेपाल बगल में है, अभाव यहाँ के लोगों के पास गरीबी काफी है, वो आधार कार्ड पर डीएपी पोटास यूरिया खरीद करके, यूरिया खास करके लाइन लगा करके खरीद लेता है और नेपाल भेज देता है, या उसी किसान के साथ 800-900 में बेचता है। सरकार को उसके लिए चाहिए कम से कम किसान के लिए, जब आपके लिए खाद का लाइसेंस देकर सरकारी दुकान खोले हुए हैं, तो किसान के पास एक पासबुक होना चाहिए, वैज्ञानिक द्वारा अनुशंसित मात्रा पर 1 एकड़ में कितना खाद लगना चाहिए उस किसान को मिले। इस आधार पर हर खेत को खाद मिलेगा। अगर हर खेत को खाद मिलेगा तो कम लागत में मिलेगा खाद, खेती में लागत कम होगा। यहाँ में खेती में लागत अधिक होने के कारण, ट्रैक्टर से खेती करने से, दूर से पानी लाने के कारण किसान के पास पैसा रह नहीं पाता। अगर उनके पास अगर पैसा नहीं रहेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ करके सिर्फ फैक्ट्री का मजदूर बन जाता है, उसके पास उच्च शिक्षा नहीं मिल पाता है, इसलिए उसको रोजगार कहाँ मिलेगा? उसे रोजगार देने के लिए सबसे पहले उनकी पढ़ाई के लिए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना पड़ेगा, मजदूरों को आर्थिक रूप से मजबूत करना पड़ेगा, ताकि हो जाए। किसान अपने खेत में हर माह खेती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जल जमाव का समस्या, वहाँ धान का फसल नहीं हो पाता, और जहाँ ऊंची जमीन है वहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं होता है। यहाँ किसान अपना खेत में खेती लगा करके लागत खर्च देने के लिए बाहर से पैसा कमाने के लिए आता, खेती करने के बाद वो चले जाता पंजाब हरियाणा, पैसा ला करके खाद देंगे, दवाई देंगे। तब तक अगर उनके खेत में कोई रोग लग जाता है तो वो आ नहीं पाता, उसका फसल जो बर्बाद हो जाता है। जब बर्बाद हो जाएगा, उसके पास पैसा नहीं रहता, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता। इसलिए अगर आप पलायन रोकना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं नौजवानों के लिए, तो बच्चे पढ़े कैसे, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसको मजबूत करने के किसान और मजबूत दोनों को मजबूत करना पड़ेगा। सबसे बड़ी व्यवस्था यह सिंचाई प्रणाली नहर का। कोसी कमांड एरिया घोषित कर दिया, किस आधार पर? जैसे सोन नदी में वहाँ का जमीन समतल है और यहाँ का जमीन उबड़ खाबड़ है, समतलीकरण नहीं है, लेकिन यहाँ से किसानों से जबरन 2 किलोमीटर नहर से पूरा पश्चिम उनका सिंचाई का पैसा लिया जाता है, सिंचाई शुल्क लिया जाता है, और खेत तक पहुँचने के लिए डीसी चैनल जो बना हुआ है डला, वो आज से 30 वर्ष के बाद सफाई तक नहीं हुआ। आउटलेट इंटरनेट तो खराब हालत में। नहर में पानी अगर जाती है, किसानों का एक बार प्रेम कुमार जी मंत्री थे, हम लोग रखे हुए थे यहाँ कृषि टास्क फोर्स का बैठक में, सारे पदाधिकारी आते हैं, हम लोग ने आवाज उठाया किसानों को, दीजिए प्रतिनिधि। 5 किसान इस जिला से प्रतिनिधि गया था, हम लोग आवाज उठा, अगर नहर में पदाधिकारी कहता था हम पानी फुल खोले हुए हैं, हम किसान से बात कर पाते थे गाँव से, ये देखिए नहर में हाफ पानी है, खेत तक नहीं पहुंचता है, पदाधिकारी डरता था और पानी देता था। आज जब से कोरोना काल हुआ, तो किसानों का जो है यहाँ पर किसी टास्क फोर्स में बुलाया नहीं जाता। बिजली विभाग के लोग गलत रिपोर्ट करते हैं, सिंचाई विभाग के लोग गलत रिपोर्ट करते हैं, और यहाँ किसी टास्क फोर्स की रिपोर्ट को मान करके प्रगति किया जाता है। दूसरी बात, यहाँ बीज के लिए और हम आज जो आए हैं इस अभियान में, तो आप लोगों को पदयात्रा चल रहा है, हम चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से सरकार की तरफ बात जाए, ये सरकार इस देश में अपने राज्य में सिर्फ किसान को अगर मजबूत कर दे, खेती को मजबूत कर दे, तो न किसान प्लान करेगा, न मजदूर प्लान करेगा, और उसका लड़का भी पढ़ेगा। नौकरी तो जो पढ़ा लिखा है उसके लिए नौकरी क्या है, वो तो खुद सृजन कर लेगा। इसी सब के साथ जाएंगे। आगे हम 85 में जब इंद्र सिंह दुबे की बिहार में सरकार थी, कोसी पीड़ितों के लिए कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार, कोसी के लोगों का जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, स्वर्गीय चंद्रकिशोर पाठक जी जो पूर्व सांसद भी रहे इस इलाके की, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, कौन सी ऐसी चीज की जाए जो कोसी के तटबंध के भीतर बसे लोगों के जीवन का सुधार हो सके, उनका जीवन का स्तर बदल सके। 89 में बड़ी जद्दोजहद के बाद प्रातः स्मरणीय इस इलाके के नेता लाटन चौधरी जी के सत्प्रयास से कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार का गठन हुआ।
संयोग से प्राधिकार का गठन हुआ, सर्वप्रथम वही उसके चेयरमैन बनाए गए लाटन चौधरी जी। उसके बाद की सरकारें चाह रही थी कि लाटन चौधरी जी इस्तीफा दे दे, तब हम किसी को बनाकर लाटन चौधरी ने कोसी पीड़ितों के विकास के लिए पद से स्वतः इस्तीफा दे दिया। प्राधिकार में यह प्रोविजन था कि लाटन चौधरी जी जब तक जिंदा रहते तब तक प्राधिकार के चेयरमैन रहते, लेकिन कोसी के लोगों की बेहतरी के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि सरकार अपने अनुकूल व्यक्ति का पदस्थापन कर ले, लेकिन कोसी पीड़ितों के बेहतरी के लिए कुछ काम करे। उसमें यह प्रोविजन था कि 7 जिलों में, कोसी के अगल बगल के 7 जिलों में जितनी नौकरियां होगी 4th ग्रेड का, उसमें 15% आरक्षण कोसी पीड़ित लोगों को मिलेगा। ITI हो, कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस इलाके में जो महाविद्यालय है, विद्यालय होंगे, उसके बच्चों को 15% आरक्षण नामांकन में दिया जाएगा। लोगों को पानी की, स्वास्थ्य की, बिजली की बेहतर व्यवस्था किस प्रकार हो, रोजगार का सीजन उन लोगों के लिए किस प्रकार हो, इसकी व्यवस्था थी। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत गई और कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार का कई नामो निशान मिट गया है। कई बार हम लोगों ने जुलूस के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से इस मामला को उठाया, लेकिन ये बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, अब तो मुख्यमंत्री जी बदहाल हो गए हैं, तो मांगों की बात हम लोग क्या करें। यही है कोसी प्राधिकार का। आज इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हम जो यह मांग करते हैं कि कोसी पीड़ितों की बेहतरी के लिए कोसी प्राधिकार को पुनर्जीवित किया जाए। एक तो मीडिया साथियों का आज बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की प्रेस वार्ता में। साथ के साथ आप देखेंगे बिहार में लगभग 75% जो लोग हैं वो किसानी पर डिपेंडेंट हैं, और आप समझ सकते हैं किस तरीके से डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं पूरे देश में और बिहार में भी। डीजल खरीदना किसानों के लिए कितना कठिन हो गया है। किसान पहले खेती करे, खेती के बाद अपनी फसल को, अपनी सब चीजों को जब बाजार में बेचने जाए तो उसका दाम मिलना बंद हो जाए। उसके बाद मुझसे पहले वक्ताओं ने बताया कि देश में जो महंगाई का असर है वो गरीब पर, किसान पर डबल असर पड़ रहा है। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, जो देश के बड़े तमाम उद्योगपति हैं, उनको दर्द समझ नहीं आएगा। लेकिन आज हमने पलायन रोको और नौकरी तो यात्रा में कुछ किसानों से भी मिले, कुछ ऐसे छात्र छात्राओं से मिले जो किसान परिवार से आते हैं, तो उनका हमने दर्द समझा कि किस तरीके से फीस वृद्धि हो रही है और तमाम चीजें हो रही हैं। वो खास तौर पर जो किसान वर्ग से आने वाले छात्र हैं उन पर ये डबल मार पड़ रही है। तो हमारा ये भी कहने का निवेदन है सरकार से कि किसानों की जब आत्महत्या किसान करता है तो आत्महत्या नहीं होती, वो आपके सिस्टम की वजह से आप उसकी हत्या करते हैं। और आप लोग भी, मुझे लगता है कुछ जो यहाँ पे मीडिया हमारे साथी हैं वो किसान परिवार से आते होंगे, तो आप भी दर्द समझ सकते हैं। तो हमारी इस आवाज को जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके कानों तक पहुंचे। बीजेपी का जो संगठित ढांचा है, जो किसानों की हत्या करने बार बार तुल गया है, जो बार बार किसानों पर आक्रमण कर रहा है, वो आक्रमण करना बंद करे किसानों पर। जिस प्रदेश में लगभग 75% लोग किसानी पर डिपेंडेंट हो, तो आप समझ सकते हैं कि किसानों के मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमने आज की प्रेस वार्ता किसानों के मुद्दों पर बुलाई, और खास तौर पर बढ़ती डीजलों की कीमतों के कारण, फसल का जो उनको सही रेट मिलना चाहिए वो रेट ना मिलने के कारण किसान बहुत परेशान है। जो मैं युवा कुछ छात्राएं भी आए, युवा साथी भी आए जो किसान परिवार से रहते हैं, उन्होंने अपने माँ बाप का, अपने दादी दादा का दर्द बताया कि किस तरीके से पूरे बिहार की किसानी एक बड़े क्या बोलते हैं क्राइसिस से गुजर रही है। तो मेरा आप मीडिया के साथियों से ये भी निवेदन है कि आवाज पहुंचाएं सरकार तक। हमारी ये यात्रा चल रही है, यात्रा में हमने तमाम नौजवान छात्रों के मुद्दे बताए। और दोस्तों, साथ के साथ जो नौकरी और जो पलायन का भी कारण है, वो भी पलायन भी वही लोग ज्यादातर कर रहे हैं जो आम परिवार से, किसान परिवार से आ रखे हैं, क्योंकि उन्हें अपना घर चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, जब पेट में भूख होती है तो आदमी दर दर भटकता है। तो बिहार सरकार ने बिहार के युवाओं को, छात्रों को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। वो कभी किसी और राज्य जा रहा है, वो दर दर भटक रहा है नौकरी के लिए कि अपना बस पेट पाल लूँ। घर में मेरा 70-80 साल का बुजुर्ग है, उसकी तबीयत भी खराब है, वो अपना पेट पाल सके, उसके अपने घर तक कुछ पैसा पहुंचा सके। तो ये हमारा प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों से कहना था। इससे पहले मेरे वक्ताओं ने किसानों के और मुद्दे संक्षेप में बचाए। मेरा ये कहना था कि जिस प्रदेश की आबादी 75% किसानी पर डिपेंड हो, उसमें किसानों को मुद्दों को बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। और जो आत्महत्या जैसी घटनाएं सामने आती है, सोची समझी सरकार की साजिश होती है, उस मैकेनिज्म की वजह से किसान मजबूर होता है और उसकी हत्या करी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद खासकर आप सभी प्रेस के साथियों का, आप समय निकाल के यहाँ पे आए। मेरे साथ वरुण हैं जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं NSY के, गरीबदास जी हैं जो बिहार यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं सुपौल के, हमारे एक्टिविस्ट हैं, किसान एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथी यहाँ पे बैठे हैं। सबसे बड़ा कारण जिसके कारण ये यात्रा हो रही है वो एक ही है कि पलायन यहाँ पे बिहार में क्यों हो रहा है। यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा बिहार के युवाओं को, इसलिए पलायन यात्रा हम कर रहे हैं ताकि ये जो सबसे बड़ी महामारी है बिहार की, इसको दूर किया जाए।
और आज जब आपके डिस्ट्रिक्ट सपोल में यहाँ पहुंचे हैं तो पता चला है सपोल वो भूमि है यहाँ पे किसान जो है मातृभूमि की सेवा करते थे और यहाँ पे अन्न निकलता था। लेकिन क्या हुआ, जिस तरह से हम इन्होंने भी कहा कि यहाँ पे जितनी नहरें थी, यहाँ पे जितने पानी के साधन थे, वो नहरों को सही तरह से संभाला नहीं गया इस जेडीयू सरकार और बीजेपी सरकार के कारण। जब पानी नहीं मिल रहा है किसानों को, जब जमीनों में खेती बाड़ी के लिए पानी नहीं आ रहा, तो किसानी जो है वो खराब हो रही है। 80% लोग जब यहाँ किसानी फेल हो रही है सपोल में, तो वो पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक जो मेन चीज सपोल में थी वो ये किसानी थी। उसके बाद एक वादा किया था इन जेडीयू वालों ने, बीजेपी वालों ने, कि जिसके पास जमीन नहीं है कम से कम 5 बिस्मिल लैंड जमीन जो है उनको दी जाएगी। लेकिन वो वादा भी एक जुमला बन के रह गया, उसमें भी बिहार के लोगों को सिर्फ धोखा मिला। यहाँ पे कांग्रेस ने जब पेपर मिल खोली, जब यहाँ पे कांग्रेस ने कोल्ड स्टोरेज खोला, तो कितना रोजगार सपोल के लोगों को मिलना था, सारसा के लोगों को मिलना था। लेकिन इस बीजेपी और जेडीयू वालों ने उस काम को आगे बढ़ाने का काम तो नहीं किया, उसको बंद कर दिया। जब ये दो मेन प्रोजेक्ट बंद हो गए तो कितना रोजगार तो यहाँ के युवाओं को मिलना था, उससे बेरोजगार वो हो गए, उससे वंचित हो गए। वो रोजगार नहीं दे सकते, हम समझते हैं, उनका ज्यादा ध्यान अमीरों को और अमीर करने में हम समझते हैं, लेकिन जो रोजगार देने की तरकीबें, जो चीजें, जो डेवलपमेंट स्कीम्स कांग्रेस सरकार निकाल के गई थी, उसको तो कम से कम बंद ना करे, हमारा ये कहना था। साथ ही साथ जिस तरह से एक और पता चला, यहाँ पे अगर खाद सस्ती मिलती है तो लेकिन उसकी में भी काला धंधा हो रहा है। वो किसान जिनको मिलनी चाहिए सस्ती खाद, उनको मिल नहीं पा रही, और वो लोग, वो बिचौलिए इस खाद को सस्ता खरीद कर बाहर बेच रहे हैं, नेपाल बेच रहे हैं या बिजनेसमैनों को बेच रहे हैं। हर जगह से जो सपोल का किसान है उसके साथ धक्का हो रहा है। उसकी आवाज उठाने के लिए, ताकि यहाँ के किसानों को अच्छी सुविधा मिले और यहाँ पे अच्छी किसानी हो, ताकि आज के बाद या आगे से जो सपोल का बेटा है उसको किसी और प्रदेश में मजदूरी करने के लिए न जाना पड़े, यहाँ पे अपनी जमीन से इतना उसको गुजारा हो जाए कि वो खाना पीना अच्छा हो जाए, अच्छी जिंदगी निकल जाए। कोई भी बिहार का व्यक्ति, कोई भी बिहार का युवा अपनी इच्छा से अपना प्रदेश, अपनी मातृभूमि छोड़ के नहीं जा रहा है। ये चीजें जो हो रही है पिछले 20 साल से, ये मजबूर कर रही हैं, जिसके कारण पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम डिमांड करते हैं, हमारी सोच ऐसी है कि यहाँ पे सपोल में यहाँ आलू की उपज इतनी ज्यादा है, अगर यहाँ पे सरकार आए, तो यहाँ पे अगर कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की सरकार आए, तो यहाँ क्यों नहीं फूड प्रोसेसिंग प्लांट खुला जा सकता? ये जो आलू दूर दूर जाकर जो अमीरों के उसको चिप्स बनाते हैं, यहाँ क्यों नहीं यहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनता, ताकि यहाँ के किसानों को डायरेक्ट फायदा हो, उनको ज्यादा पैसा मिले और यहाँ के लोगों की जिंदगी और बेहतर हो। ये काफी चीजें हैं, अगर मैंने सपोर्ट से जुड़ी चीजें बताई, ऐसी काफी चीजें हैं बिहार में जो पिछले 20 साल से बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, लोगों को उसके लिए जागरूक करने के लिए और लोगों की बिहार की आवाज बनने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। उसके लिए हमारे लीडर्स हैं, हमारे एनएसयू प्रेसिडेंट, सभी लोग, हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट गरीबदास जी, सभी लोग लगातार चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन जब तक बिहार को न्याय नहीं मिलेगा, ये संघर्ष यूथ कांग्रेस का, एनएसयू का जारी रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। हम आपके कुछ सवालों को लेंगे एक एक करके, एक आप व्यक्ति से। सर, कन्हैया कुमार जी से ना यात्रा में शामिल हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल। देखिए, वो यात्रा के साथ चल रहे हैं, वो यात्रा के साथ पहले दिन से चल रहे हैं और मुझे लग रहा है हम सब में से सबसे ज्यादा वक्त उन्होंने दिया है। मेरे पास कभी और कहीं कार्यक्रम होता है तो मैं यात्रा में नहीं होता हूँ, और जब मेरा यात्रा कोई और कार्यक्रम नहीं होता, मैं यात्रा ज्वाइन करने आ जाता हूँ। जैसे आज आया, कन्हैया जी को भी कोई काम होगा, तो ऐसा कोई एफिडेविट नहीं लिखा है कि हर एक मिनट में करना है, कहीं कुछ काम भी रह सकता है, और इसलिए होगा। वरुण जी भी, इनका संसद घेराव था 24 तारीख को, तो ये दिल्ली थे, मेरा 25 को था, मैं 25 में दिल्ली था। तो जब और भी काम में होते हैं तो हम यात्रा, लेकिन जब हमारे पास समय होता है पूरा वक्त यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। मैं जम्मू से आता हूँ, तो जम्मू में अगर आपको सबको पता होगा माता वैष्णो देवी का मंदिर है, वहां पे मेरे जम्मू में बोलते हैं कि माता रानी के दर्शन वही करता है जिसको माता रानी का बुलावा होता है। बिना माता रानी के बुलावे के कोई वहां पे दर्शन नहीं कर सकता। तो हमारे धर्म में अगर कोई किसी भी मंदिर जाता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, जब उस वहां पे उस मंदिर में उस भगवान ने, उस माता ने उसको खुद ना बुलाया। तो जिसको माता और भगवान ने ही बुला दिया और आप उसको फिर मंदिर धोने का काम कर रहे हो, तो आप उस देवी देवता का भी अपमान कर रहे हो और हमारे धर्म का भी अपमान कर रहे हो। पलायन रोको नौकरी जो यात्रा के तहत अभी आप पहुंचे हैं, अब
अगर आपकी सरकार आती है तो किस तरह से आप युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे? देखिए, जिस तरह से हमारे एनएसयू नेशनल प्रेसिडेंट ने भी कहा कि यहाँ पे योजनाएं बनाने की जरूरत है कि यहाँ पे रोजगार कैसे मिले। जिस तरह से मैंने भी कहा, अगर फूड प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ खुलता, पेपर मिल, कितनी पेपर मिल्स यहाँ पे मधुबनी में, सारसा में बंद कर दी गई, उनको ही अगर आप खोल देंगे तो यहाँ के लोगों को कितना रोजगार मिल जाएगा। यहाँ पे जो लोकल चीजें हैं, यहाँ पे बैम्बू होता है, बैम्बू की यहाँ कुर्सियां बनती है, क्यों ना यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को वो चीज सिखाई जाए, वो चीज बताई जाए, ताकि यहाँ पे वो खुद अपना बैम्बू का बिजनेस खोले, यहाँ पे वो चीजें दूसरे प्रदेशों में जाए। जो बिहार की स्पेशलिटी है उसको मदद करने की जरूरत है, जो यहाँ के कल्चर है उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। बाकी बिहार वो प्रदेश है, जब मोहनदास जी को महात्मा गांधी बना दिया, तो ऐसा तो नहीं हम मान सकते कि बिहार के युवा खुद अपना रोजगार नहीं ढूंढ सकते। बस थोड़ी सी मदद करने की जरूरत है। 15 साल पहले आप भी केंद्र में थे और 20 साल पहले बिहार में थे। आपकी सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, और सेंट्रल में आपकी सरकार थी। उस समय से रोजगार क्यों नहीं याद आया? ये फूड प्रोसेसिंग क्यों नहीं याद आया? बिल्कुल सही कहा, ये फूड प्रोसेसिंग तो नहीं, लेकिन तब जब हमारी सरकार थी, लेटेस्ट हमने पेपर मिल का यहाँ पे दिया था, जो पेपर मिल में सैंक्शन भी हो गया था, जो बीजेपी और जेडीयू वालों ने बंद किया। बेरोजगारी थी, नहीं भाग सकते इस सवाल से, बिल्कुल थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि 50 साल का भी रिकॉर्ड टूट जाता। वो क्यों हो गई है? आज अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। जब डॉक्टर साहब की सरकार थी 10 साल, तो आपने देखा होगा हमारे कितने करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से ऊपर निकले, क्योंकि वो सरकार जो थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, वो गरीबों की सरकार थी, जरूरतमंदों की सरकार थी। आज मोदी जी को बने हुए 11 साल हो गए हैं, गरीबी रेखा से ऊपर कौन गया है? ऊपर एक ही गया है, जिसका नाम 500 नंबर में भी नहीं था, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बन चुका है पिछले साल, अडानी। तो सारी तरक्की जो है एक इंसान की तरफ जा रही है, जो कि जानी चाहिए लोगों की तरफ, वो नहीं। पलायन के साथ साथ बाढ़ की भी समस्या है। बिल्कुल है, कैसे निपटा जाए? बिल्कुल है। सबसे बड़ा तो जो करप्शन बिहार की सरकार लगातार कर रही है, फ्लड आता है, बहुत पैसा सरकार जेडीयू बीजेपी वाले दे रहे हैं कि यहाँ पे हम बांध बनाएंगे, किनारे जो पक्के करेंगे, किनारे पक्के होते नहीं, अगली बार फिर से बाढ़ आती है और फिर से पैसा आ जाता है। लगातार करप्शन पैसा खाने का सिस्टम बन चुका है कि हम बोलेंगे कि हमने पैसा लगाया नदियों की जो किनारे हैं उनको पक्का करने में, और फिर वो बह गया। ईमानदारी से एक बार भी नदियों के किनारे पक्के हो गए तो ये बाढ़ से कोई भी जो व्यक्ति है बिहार का या इस एरिया का, वो आहत नहीं होगा। लेकिन पीछे करप्शन है, हर साल बाढ़ आएगी, हर साल पैसा जाएगा, हर साल बाढ़ आएगी, हर साल पैसा जाएगा, लेकिन बचाव का काम जो है वो नहीं होता। आखिर सवाल है कि चुनाव के समय में ही हर पार्टी को यात्रा की जरूरत क्यों आती है? किसके समय में? चुनाव के टाइम में ही लोगों को यात्रा की जरूरत क्यों होती है? हर पार्टी के जो लोग होते हैं वो यात्रा निकालते हैं, बेरोजगारी को नौकरी दो या कई तरह की यात्रा निकालते हैं। ऐसी चुनाव के साल में ही यात्रा क्यों निकालते हैं? एक तो चुनाव थोड़े दूर है अभी, लेकिन या क्यों निकालते हैं और निकालनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो डिक्टेटर नहीं है, हमारा देश लोकतंत्र देश है। वो लोकतंत्र में कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, वो दिखाना लोगों को जरूरी है। और अभी जो पिछले कितने सालों से हो रहा है, मुझे लगता है इस बार हम यात्रा निकाल रहे हैं, पिछले 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे मुझे याद नहीं निकाली, लेकिन ये इसको मैं तो अच्छा ही मानूंगा, क्योंकि हम यात्रा में ये नहीं कह रहे कांग्रेस को वोट दो, हम यात्रा में ये कह रहे हैं जो पिछले 20 साल जो गलत हुआ है उसको ऊपर निकालने की जरूरत है, उससे दूर करने की जरूरत है। और राजनीति को भी इसमें लाना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति को क्यों नहीं लाएंगे? अगर सही गवर्नमेंट यहाँ पे होती तो यहाँ पे ये गलत बिहार के लोगों के साथ नहीं होता। जिस तरह से मैंने कहा कितने 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के यूपीए 2 के टाइम निकले, तो अगर सही गवर्नमेंट अभी 11 साल में भी होते तो हो सकता है देश में कोई गरीबी नहीं रहता।